अम्ल, क्षारक और लवण में आज हम पढ़ेंगे क्षारक। इससे पहले आपने मेरी वीडियो में अम्ल वाले लेसन को पढ़ा है। आइए आज समझते हैं क्षारक के बारे में। क्षारक व क्षार वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। जैसे NaOH जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रारंभ में क्षारक की परिभाषा इस तरीके से जान देते हैं, लेकिन अब इस समय वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं क्षारक कहलाते हैं। जैसे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि जो भी जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वही क्षारक कहलाते हैं। देखिए कुछ और अन्य उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे ये KOH, इसको हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको जलीय विलयन में वियोजित करते हैं तो पोटेशियम प्लस OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? क्षारक हुआ। इसी तरीके से NH4OH, NH4 को हम कहते हैं अमोनियम OH हाइड्रोक्साइड। अगर इसको भी हम जलयोजित करते हैं तो ये भी NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में अपघटित हो जाता है। देखिए जलीय विलयन में क्या दिया? OH- आयन, इसलिए NH4OH को हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ क्षारक। क्षारकों के प्रकार समझते हैं। क्षारकों कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक परबल क्षारक और दूसरे दुर्बल क्षारक। परबल क्षारक वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, परबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे कि अभी उदाहरण मैंने आपको बताया KOH या NaOH या BaOH का होल ट्वाइस। ये जो होते हैं ये परबल क्षारक होते हैं क्योंकि ये जल में पूरी तरीके से वियोजित होकर OH- आयन देते हैं। और दुर्बल क्या होते हैं? इसके बिल्कुल अपोजिट, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये पूरी तरीके से जल में वियोजित नहीं होते, लेकिन जो परबल होते हैं वे पूरी तरीके से जल में वियोजित होकर OH- आयन देते हैं। तो ये हुआ क्षारक। आइए क्षारक के भौतिक गुण देखते हैं। क्षारक के भौतिक गुण क्या होते हैं? यहाँ मैंने कुछ क्षारक के भौतिक गुण लिखे हैं, इनको आप नोट करिएगा और समझिएगा। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, जबकि अम्ल का मैंने कैसे बताया था? अम्ल का खट्टा होता है। ये जल में विलय होते हैं, अम्ल भी जल में विलय होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल, ये लाल को नीला करते हैं। नंबर 4, छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। तो छूने पर कैसे लगते हैं? साबुन जैसे चिकने। आइए अब इसके हम कुछ रासायनिक गुण को देखेंगे। आइए अब जानते हैं क्षारों के रासायनिक गुण के बारे में। क्षार जो है धातुओं से क्रिया करते हैं, अम्लों के साथ क्रिया करते हैं, अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करते हैं, तेलीय वसाओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं धातुओं से क्रिया, किस तरीके से धातुओं से क्रिया करते हैं। जब क्षारक सक्रिय धातुओं जैसे जिंक, एल्युमिनियम आदि से क्रिया करते हैं तो लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब कोई धातु किसी अक्षारक से क्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। कोई धातु ले लीजिए, जैसे कि जिंक ले लीजिए। अगर जिंक धातु किसी क्षारक NaOH से क्रिया करती है, ये समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से समझिए। अगर जिंक धातु किसी क्षारक यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करती है तो लवण क्या बनेगा? ये लवण बनेगा, इसका नाम याद कर लीजिए, सोडियम जिंकेट। क्या बनता है?
सोडियम जिंकेट बनता है, जिसका सूत्र होता है Na2ZnO2। ये फार्मूला को आपको याद रखना है, सोडियम जिंकेट बनता है। सोडियम जिंकेट का फार्मूला क्या बताया हमने, Na2ZnO2। तो इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट। और क्या निकलता है इसके साथ, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ Na के कितने अणु आए हैं, 2। तो इसे संतुलित करने के लिए समीकरण को मुझे इसके आगे 2 लगाना होगा। और इस तरीके से मैं देखता हूं कि O के भी 2 हो गए और हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। तो ये समीकरण बैलेंस होती है। बस आपको याद ये रखना है कि Zn से क्रिया अगर किसी अक्षारक की कराएं तो सोडियम जिंकेट बनता है। इसको नोट कर लिए। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। अगर यही क्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराएं प्लस NaOH, NaOH की जगह आप KOH भी ले सकते हैं। कोई भी क्षारक ले लीजिए और इसी तरीके से क्रिया करा के आप देख लीजिए। और अब देखते हैं क्या बनता है। जैसे ही एल्यूमिनियम की क्रिया हम कास्टिक सोडे से कराते हैं तो ये इतनी आसानी से नहीं होती, ये जल की उपस्थिति में होती है। जबकि ये साधारण ताप पे ही आपस में क्रिया करके हो जाती है। लेकिन एल्यूमिनियम के साथ अगर किसी क्षारक की क्रिया कराते हैं तो ये जल की उपस्थिति में होती है। और जो भी लवण बनेगा उसका नाम याद रखिए, वो लवण बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जिसका सूत्र होता है NaAlO2। ये होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो आपको ये भी समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको उसको भी अच्छे से ध्यान देना है। अगर एल्यूमिनियम किसी क्षारक पे क्रिया करता है तो बिना जल की उपस्थिति में क्रिया नहीं होती, जल की उपस्थिति में ये क्रिया होती है और क्या बना लेता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसका नाम याद रखना है आपको, इसका फार्मूला याद रखना है। और प्लस इसके साथ क्या निकलना है, हाइड्रोजन गैस। अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो ये देखिए सोडियम मेटा एल्यूमिनेट H के 2, लेकिन यहाँ H के बैलेंस नहीं है। तो यहाँ मैं जैसे ही 2 लगाऊंगा H के बैलेंस करने के लिए, तो आप देखिए कितने हो जाएंगे। अब 2 यहाँ लगाने पड़ेंगे हमको, Al के भी 2 हो गए, यहाँ भी 2 लगाने पड़ जाएंगे। और O के बैलेंस करने के लिए 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 लगाने होंगे। और H देखिए अब कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 ये 6। इस तरीके से ये समीकरण पूरी हो जाती है। और आपने देखा एल्यूमिनियम से क्षारक की क्रिया करने से सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, जबकि Zn से क्रिया करने से सोडियम जिंकेट बनता है। तो आइए अब हम देखते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो अब मैं आपको बताता हूं अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया देखिए कैसे होती है। ये मैंने आपको अम्ल वाले लेसन में भी अम्लों के साथ क्रिया थी क्षारक की। तो अम्लों के साथ कैसे क्रिया करते हैं क्षारक, जब अम्ल और कोई क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है प्लस इसके साथ जल बनता है। और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। तो इसके बारे में लिखेंगे कि क्षारक अम्लों से क्रिया करके, अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए इसका उदाहरण देके हम समझाते हैं आपको। कोई भी एक अम्ल ले लीजिए, मैंने आपको परबल अम्ल बताए थे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये मैंने 3 अम्ल बताए हैं आपको, बहुत प्रबल। इसी तरीके से मैंने क्षारक कौन से बताए अभी आपको, NaOH और KOH। तो आप इनमें से किसी की भी क्रिया किसी से भी करा के देख सकते हैं तो लवण और जल बनेंगे। आइए देखते हैं NaOH की और H2SO4 की क्रिया। NaOH प्लस HCl ले लीजिए पहले,
HCl की क्रिया। तो देखिए क्या होता है, ये जो H और OH है ये आपस में क्रिया करके जल बना लेंगे। जल का फार्मूला होता है H2O। और लवण क्या बचा, NaCl। और क्या बना लेंगे, NaCl। तो इस प्रकार हम देखते हैं अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके लवण और जल बना लेते हैं। ये बन गया लवण और ये बना जल। आइए एक उदाहरण और ले लेते हैं। अगर मैं KOH ले लेता हूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी क्रिया अगर मैं HNO3 से करा दूं, HNO3, यानी कि आप किसी भी क्षार के किसी भी अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हमेशा जल बनेगा, हमेशा जल बनेगा और इसके साथ कोई लवण बनेगा। ये बना पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अम्ल और क्षारक क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो आप किसी की भी क्रिया करा के देख सकते हैं, हमेशा यही बनेगा। तो इसके बाद हम अब देखते हैं अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। तो आइए अब देखते हैं तीसरे इसके रासायनिक गुण, अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। अगर क्षारक किसी अधात्विक ऑक्साइडों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, यानी कि इसके अधात्विक ऑक्साइड भी किसी क्षार से क्रिया करके लवण और जल ही बनाते हैं। तो आइए इसका एक उदाहरण लेके समझते हैं इसको अच्छे से। कोई हम क्षार ले लेते हैं CaOH का होल 12, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक क्षार है क्योंकि OH आया हुआ है। प्लस इसकी क्रिया किसी अधात्विक ऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा दूं इसकी, तो देखिए क्या बनेगा, लवण बनेगा, यानी कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा जो कि एक लवण है, और प्लस इसके साथ क्या बनेगा, जल बनेगा। तो इस तरीके से अधात्विक ऑक्साइड आप SO2 से भी कर सकते हैं, SO3 से भी कर सकते हैं। किसी भी क्षारक की क्रिया करेंगे तो वो लवण बनाएगा और उसके साथ जल बनाएगा। तो इस तरीके से अधात्विक ऑक्साइड से भी क्षारक की क्रिया होती है। आइए अब चौथे इसके रासायनिक गुण समझते हैं। ये वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो कि आपको अच्छे से समझनी है। तेल या वसाव से क्रिया। अगर हम तेल या वसाव की क्रिया किसी अक्षार से करा देते हैं तो ग्लिसरॉल प्राप्त होता है और साबुन प्राप्त होता है। तो तेल या वसा का आपका फॉर्मूला आपको लिख लेना है, कहीं भी आपको याद रखना है, CH2 COO C17 H35 और CHOO C17 H35 और CH2, ये किसी वसा का फार्मूला होता है। कोई भी वसा का फार्मूला इस तरीके से होता है। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं CH2 ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको अच्छे से आप याद रखिए। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, साबुनीकरण किसे कहते हैं। अगर तेल या वसा पे किसी भी क्षारक, यानी कि अगर मैं यहाँ कास्टिक सोडे की क्रिया कराऊं, साबुन बनाने में इस्तेमाल करते हैं कास्टिक सोडा को, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो क्योंकि इसके 3 अणु हैं तो यहाँ भी हम 3 अणु ले लेंगे इसके। और इस तरीके से ग्लिसरॉल का फार्मूला भी आपको याद रखना है, CH2OH CHOH और CH2OH। ये फार्मूला ग्लिसरॉल का होता है। आप फार्मूले के लिए एक अलग से पेज रख लीजिए और उसमें फार्मूले लिखते चलिए, ताकि आप इन फार्मूलों को याद करके रिएक्शन में आसानी से इस्तेमाल कर सके। तो आइए देखते हैं क्या बनता है ग्लिसरॉल। CH2OH CHOH और CH2OH, तो ये बना ग्लिसरॉल। और प्लस इसके साथ तीन अणु C17 H35 COO अन्य, यानी कि ये ग्लिसरॉल यहां से अलग हो जाएगा। OH जो है ना, ये OH का अणु यहां से
अलग हो जाएगा। और C17H35 COO ये बना साबुन। और यही अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। देखिए एक बार कैसे हुआ है, इस रिएक्शन को अच्छे से समझिए कैसे बनी है ये रिएक्शन। ये थी, अगर मैं 3 अणु NaOH, OH इधर लिख लेता हूं, OH Na, तो ये OH के तीनों अणु, OH के तीनों यहां से ब्रेक ये करके इसके साथ आ जाते हैं। अब आपके पास क्या बचा, C17H35 COO और यहाँ क्या बचा Na। 1 2 3, तो इसके आगे हम 3 लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये बनता है साबुन। तो ये हुई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो आइए अब हम देखेंगे क्षारक के उपयोग। यहाँ मैंने कुछ क्षारकों के उपयोग लिखे हैं जो को आपको इसमें से नोट करके लिख लेने हैं, ताकि अगर आपके एग्जाम में क्षारकों के उपयोग पूछे जाएं तो इनमें से कोई से भी आप क्षारकों के उपयोग लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ अम्ल और क्षारक में अंतर बताया है। कभी कभी एग्जाम में अम्ल और क्षारों में अंतर भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये अंतर भी आपको मैंने अच्छे से समझाए हैं अंदर, और यहाँ आपके सामने है। तो इस तरीके से आप इनके उपयोग को और अंतर को याद करेंगे।